जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। ज्योति, पूरण सिंह, प्राची शर्मा, गुजर मनीष, शिखा गुजर, सत्यम पाल, मुकुल, रोहित, दीपक कुमार, प्राची पवार, अंकित चौधरी, अंकित सरौली, हेमंत, अंकित सैनी, कुलदीप सिंह, राहुल यादव, त्रिपोली, सुबी मिश्रा, सौम्या सिंह, आंचल, बहुत बढ़िया, मोहम्मद फरमान खान, बहुत बढ़िया। सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, इतिहास में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे आपका हुमायूं का किस तरह से पतन हुआ था, किस तरह हुमायूं देश से एक भाग गया आपका और फिर वापस आया 1555 में। और उसके बाद में उसने घोषणा की सरहिंद के युद्ध में कि उसके बाद में उसका पुत्र अकबर यानी कि जो जलाल है वो क्या बनेगा, वो बनेगा भारत का अगला शासक। यानी कि मुगल वंश की गद्दी अब किसके नाम जाएगी, इसी के नाम जाएगी। तो इससे आगे बढ़ रहे हैं आज हम। तो प्यारे बच्चे, कल की क्लास में सारी बातें मैं आपको बता चुका था। 1555 के सरहिंद के युद्ध में उसको युवराज घोषित किया गया। माता कौन थी इसकी? हमीदा बानो बेगम थी, जिसको मरियम मकानी कहा गया है। ठीक है। अकबर के 3 पुत्र थे, सलीम, मुराद और दानियाल। सलीम, मुराद और दानियाल। यही सलीम है जो अनारकली का डांस देखता था। यही सलीम है जो अगला शासक बनेगा 1605 में। किसके नाम से? जहांगीर के नाम से। ठीक है जी। चलो भाई आगे नेक्स्ट। आज की क्लास को शुरू करते हैं। अकबर का शिक्षक, अकबर के लिए सबसे पहले टीचर अपॉइंट किया गया था अब्दुल लतीफ को। किसको? अब्दुल लतीफ को। एक ईरानी विद्वान था ये। बोले भाई अकबर को, अकबर का मन बिल्कुल पढ़ाई में नहीं लगता है, अकबर को तुम पढ़ाओगे। तो अब्दुल लतीफ को अपॉइंट किया गया किसके लिए? इसकी भाई फारसी भाषा सिखाई जाएगी। और आप लोग याद रख लेना, मुगल दरबार की जो भाषा थी वो फारसी थी। कहीं किनार पर लिख लेना, मुगल दरबार की भाषा फारसी। तो इसको फारसी सिखानी थी दरअसल में, और ये फारसी को सीख नहीं पाया। अब्दुल लतीफ की सारी कोशिशें बेकार गई, इसीलिए अकबर को अनपढ़ कहा गया। अनपढ़ कहा गया। और दूसरा सिराजी है, जो मैंने आपको बता ही दिया कि सिराजी को ये बहुत पूज्य मानता था। और सिराजी को इसने सोचा कि भाई सिराजी को कभी प्रमुख नहीं बनाना है, सिराजी से इसको सिर्फ ज्ञान लेना था। इसे पता था कभी इसके विजय अभियान होंगे, इसके 9 रत्न जो इसके साथ रहते थे, कहीं ऐसा ना हो सिराजी मारा जाए। तो सिराजी को 9 रत्नों में भी नहीं रखा इसने कभी। बोला इसकी नज़र किसी, सिराजी पर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, इसका ज्ञान सिर्फ मेरे लिए होगा। मतलब अपने गुरुजी को ऐसे इसने बंद कर लिया एक तरीके से, भाई इसके बारे में बाकी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। चलो, अकबर का राज्याभिषेक कब होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, पंजाब के गुरदासपुर जिले के, हेलो 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 बच्चे, बीच में भी कुछ सेकंड के लिए नेट डिस्कनेक्ट हुआ था। क्या अभी आवाज मेरी आ रही है? आप लोगों को बताएंगे एक बार, क्या मेरी आवाज अभी आप लोगों तक पहुंच रही है? उम्मीद करूंगा पहुंच रही होगी। तो प्यारे बच्चे, यहां पर एक बात आती है सामने, ध्यान से देखना कि पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर में ईंटों के सिंहासन पर इसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है। ये ईंटों के सिंहासन पर क्यों हुआ और पंजाब में क्यों हुआ? ठीक है। और यह विधि किसने पूरी की थी? अब्दुल कासिम ने पूरी की। अकबर का जो संरक्षण, यानी अकबर का जो संरक्षक लिखना, क्यूरेटर, संरक्षक कौन बना? बैरम खां बना। और अब बैरम खां के बारे में बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा 1556 से 60। दरअसल में 60 का एंड हो गया था और 61 शुरू हो गया था, इसीलिए बोलना क्या सही है? 1556 से 1561। अब एक कहानी सुने आप लोग। दरअसल में हुमायूं की तो मौत हो चुकी थी। अब हुमायूं की मौत हो गई तो उस समय दरबार में प्रमुख व्यक्ति था बैरम खां। और बैरम खां को यह जिम्मेदारी दी हुमायूं ने कि गद्दी पर अकबर आएगा और तुम्हें अकबर का ख्याल रखना है, तुम्हें अकबर का ख्याल रखना है। उस समय जब हुमायूं की मौत हुई तो अकबर कहां पर था? अकबर था पंजाब में। पंजाब की सूबेदारी इसे मिली हुई थी और पंजाब को ये लीड कर रहा था, उस समय नेतृत्व कर रहा था पंजाब का, वहां सूबेदारी को संभाल रहा था। तो हुमायूं की मौत को छुपाए रखा गया। किसने छुपाया था हुमायूं की मौत को? बैरम खां, कि कहीं दिल्ली में कोई विद्रोह ना हो जाए। और जनता ने जब हुमायूं को बहुत दिन तक देखा नहीं तो जनता ने कहा हुमायूं कहां है? तो कहते हैं कि पूरी दिल्ली में खबरें चलने लगी कि हुमायूं की मौत हो चुकी है, हुमायूं की मौत हो चुकी है। तो लोगों की एक भीड़ ने आवाज दी कि हमको हुमायूं को देखना।
जो हुमायूं के या बोले कि दरबार के करीबी लोग हैं, उन्होंने आवाज उठाई तो एक हुमायूं का हमशक्ल था मुल्ला बेकसी। हुमायूं का हमशक्ल कौन था? कहीं किनारे पर नोट कर लें। हुमायूं का हमशक्ल था, हुमायूं का हमशक्ल था मुल्ला बेकसी। क्या नाम था इसका? मुल्ला बेकसी। भैया इसको किले की प्राचीर पर खड़ा करके दिखा दिया गया और ये बिल्कुल हूबहू किसके जैसा लगता था? हुमायूं के जैसा लगता था। इसको किले की दरबार पर खड़ा करके दिखाया गया कि भैया ये रहा आपका कौन? हुमायूं। तो लोगों को थोड़ा भरोसा हुआ। लेकिन कहते हैं कि अंदर की खबरें छुप थोड़ी सकती हैं। अंदर की खबरें बाहर पहुंच गई धीरे धीरे कि हुमायूं की मौत हो चुकी है। तो एक व्यक्ति चल पड़ेगा दिल्ली की तरफ और बोलेगा दिल्ली की गद्दी हुमायूं नहीं रहा, अब मेरी है। वो होगा हेमू। कौन? हेमू। जो दिल्ली पहुंच करके ये बोलेगा कि दिल्ली की गद्दी अब मेरी है और दिल्ली को अपने कब्जे में ले लेगा। तो इसी बीच में हुमायूं कहां पहुंच गया? अकबर के पास। अकबर को जाकर के बताता है कि तुम्हारे पिता की मौत हो चुकी है, अब तुमको गद्दी संभालनी है। तो उस समय अकबर कुल 13 वर्ष और 4 महीने का था। कितनी आयु थी अकबर की? आयु 13 वर्ष और 4 महीने की आयु थी। तो याद रख लेना इस बात को। वहां पर ईंटें रखी हुई थी, ईंटों के सिंहासन पर इसको बैठाया बैरम खान ने और इसका राज तिलक कर दिया। बोला अब तुम दिल्ली की गद्दी के अगले सम्राट हो। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलो भाई, मुल्ला बेकसी। इसके बाद में क्या होता है? पानीपत का दूसरा युद्ध। अब पंजाब से दिल्ली की तरफ चला कौन? पंजाब से दिल्ली की तरफ चला आपका अकबर और इधर आ गया था शेरशाह सूरी। सूरी वंश कितने वर्ष रहा था जरा बताएं कमेंट सेक्शन में। तो आप कहेंगे सूरी वंश जी हुमायूं 1540 से 1555, ये बात मैंने आपको बताई, सूरवंश था। तो सूरवंश का ही अंतिम था आपका कौन? अंतिम था सिकंदर शाह सूर, जिसको हराया था हुमायूं ने। किसमें? आपका सरहिंद के युद्ध में। इन्हीं का ही एक सेना नायक था आपका हेमू। अली आदिल शाह का सेनापति था हेमू। ठीक है, अली आदिल शाह बीजापुर का सुल्तान। ये बात गलत लिखी हुई है, इसको आप एडिट कर लेना। बीजापुर का सुल्तान नहीं है। अली आदिल शाह ये कौन है? अली आदिल शाह ये था आपका किससे? सूरी वंश से संबंधित था। रिश्तेदार है ये दरअसल में इनका। किनका रिश्तेदार था? सूरी वंश का बहनोई था ये, जीजा लगता था इनका। तो अकबर आया। अब अकबर जब आया आपका अकबर, और दिल्ली की गद्दी पर खुद को किसने? हेमू ने स्थापित कर लिया, क्योंकि इसको पता चल गया था हुमायूं की मौत हो गई थी। तो याद रख लेना दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? इसके बाद में कोई नहीं बैठा। तो ये अंतिम है। बहुत सी जगह हम पृथ्वीराज चौहान जी का नाम पढ़ते हैं, वो एक मिस्टेक है। दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? वो था आपका हेमू। किसका? अली आदिल शाह का सेनापति था हेमू। जीता कौन? अकबर जीता। 7 अक्टूबर 1556 को 7 अक्टूबर 1556 को हेमू ने स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया था। हेमराज दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट था। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? तो इसने बोला दिल्ली की गद्दी पर आकर के अकबर ने फिर इसे हरा दिया। यहां तक तो कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आप यहां एक चीज देखेंगे, यहां लिखा हुआ है विक्रमादित्य। तो ये कौन सा विक्रमादित्य था? हेमू। ये 14वां विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य दरअसल में एक उपाधि रही थी, एक टाइटल रहा था, और भारत के 14 राजाओं ने इसको हासिल किया था। जैसे आप देखते हैं पहली बार शकों को हराया था राजा विक्रमादित्य ने, जिसने 58 ईसा पूर्व में आपका चलाया था विक्रमी संवत। ऐसे ही एक विक्रमादित्य हुआ आपका कौन सा? जो गुप्त वंश में हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऐसे ही भारत के कई राजाओं ने खुद को विक्रमादित्य कहा। इसमें से एक विक्रमादित्य कौन है? 14वां और अंतिम विक्रमादित्य, वो हेमू था। वो कौन था? वो हेमू था। ठीक है, कोई परेशानी? चलो, यहां तक कोई दिक्कत किसी बात में? बोलो भैया फटाफट से। भैया हम सकल वाले क्या हुआ यार? सबके बारे में क्यों पूछते? उसका क्या हुआ? क्या होता उसका? अभी उसका क्या होता? कुछ नहीं हुआ उसका। उसको छोड़ो, उस पर फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तुम पूछोगे जी जो हमशक्ल था उसकी घरवाली कौन थी? अजी वो क्या करता था पूरे दिन में? अजी उसकी बेटियां कौन कौन थी? उसके लड़के कौन कौन थे? उसका कोई मतलब नहीं।
ठीक है। ये जो चीजें, जो प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं ना, ऐसे इधर उधर के, इनको आप, इन पर रिसर्च किया करो आप। अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो इन पर रिसर्च करो। बहुत अच्छा तेजपाल चौधरी जी, बहुत सारा थैंक यू। महाराजा सूरजमल भी तो बैठे थे भैया, सूरजमल जी नहीं, दिल्ली की गद्दी पर नहीं, सूरजमल जी के पास क्षेत्र रहेगा आगरा और मथुरा का, और वो आएंगे जब मराठे रहेंगे, जब पानीपत का तीसरा युद्ध होगा, तब मैं आपको महाराज सूरजमल जी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक की बात में? अब ये बैरम खां कौन बन गया? क्यूरेटर बन गया, संरक्षक बन गया। 1556 से 1561 तक रहा, लेकिन 1561 में माहम अनगा के कहने पर मक्का भेजा गया। इसको भेज दिया गया मक्का, और इसी का नाम है खान बाबा। अकबर इसको क्या बोलता था? खान बाबा। अब इसको क्यों भेजा गया? क्यों भेजा गया भैया इसको? इसने ऐसा क्या कर दिया? अब ये जो माहम अनगा है, ये दाई मां थी अकबर की। ये चाहती थी राज दरबार में सिर्फ मेरा प्रभाव रहे, और प्रभाव किसका बढ़ रहा था? बैरम खां का। बैरम खां हुमायूं के समय था, अकबर को इसी ने शासक बनाया। गद्दी बिठाने पर योगदान किसका था? बैरम खां का। लेकिन अकबर किसके प्रभाव में आ गया? माहम अनगा के प्रभाव में आ गया। क्यों? इस पर आरोप लगाए गए कई। बैरम खां पर आरोप लगाए गए। पहला आरोप लगाया गया कि मुस्लिम धर्म में दो दो आपके क्या बोलेंगे, आपका दो तरह से उसको विभाजन किया गया है, एक सिया और सुन्नी। ये बैरम खां था सिया, बैरम खां क्या था? सिया था। तो बोले गए कि ये सुन्नियों को भर्ती नहीं करता है, ये सिया लोगों को प्राथमिकता देता है। अकबर के कान भरे माहम अनगा ने, हमेशा कान भरती थी इसके, और बोले कि राज दरबार में गद्दी चाहता है, अपने पुत्र को ये गद्दी दिलाना चाहता है, और अपने लोगों को भर्ती कर रहा है। अकबर ने सोचा यार गड़बड़ हो जाएगी, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अकबर ने बुलाया, चाचा बैरम खान इधर आओ। अकबर भूल गया कि ये जो व्यक्ति है जिसने तुझे गद्दी पर बिठाया, उसी की खिलाफत पर अकबर चला गया। तो और आप अकबर को महान कहते हैं, जो एकदम गलत है। अकबर स्त्रियों के लिए भूखा व्यक्ति, भारत की अस्मिता से, भारत की इज्जत से खेलने वाला ये एक व्यक्ति है अकबर। अगर जिसको ना पता हो, जो अकबर को महान कहने वाले लोग हैं, वो एक बार रिसर्च करें मालवा की लड़ाई को। बाज बहादुर की पत्नी रूपमती के लिए इसने हजारों लोगों की गर्दन कटवा दी थी, वहां से स्त्रियों को उठा करके लेकर के आया था। कोई महिला दरबार में इन्होंने नहीं छोड़ी जिसका इन्होंने बलात्कार ना किया हो, सबको लेकर के आए थे। और उसको क्या लिखा गया भारतीय इतिहास में? अकबर महान। मतलब एक शैतान व्यक्ति को एक महान, एक चालाक, इसको कहें बहुत चालाक शासक को भारतीय इतिहास में महान दिखाया गया। देखना ध्यान से, क्या बोलेंगे, पूरे मालवा निमाड़ जो था उसको इसने तबाह कर दिया था, एकदम से तबाह, बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। बैरम खां 1556 से 1561 तक संरक्षक रहा, लेकिन 1561 में माहम अनगा के कहने पर तो अकबर ने बुलाया। अकबर ने 3 शर्तें लिखी। पहली शर्त बोला, तुम कालपी की सूबेदारी और चंदेरी की सूबेदारी ले लो। 3 में से कोई एक काम करना होगा, या तो कालपी की सूबेदारी, चंदेरी की सूबेदारी ले लो, या फिर दूसरा काम है कि मेरे सलाहकार बनो और आपको कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी, आप मेरे निजी सलाहकार रहेंगे। तीसरा बोला मक्का चले जाओ। बैरम खां का तो विश्वास टूट चुका था। बोला अकबर तू ये कहता है? महाराज तुम ये कहते हो? तुम्हारे लिए क्या कुछ मैंने नहीं किया? तो उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना कालपी की सूबेदारी चाहिए, ना मुझे चाहिए चंदेरी की सूबेदारी, ना मुझे चाहिए आपका सलाहकार का पद। मैं मक्का जाऊं। मक्का पड़ता है सऊदी अरब में, तो मक्का के लिए चल दिए। इसीलिए कहा जाता है किसकी वजह से? माहम अनगा के कहने पर मक्का भेजा गया। चलो भाई नेक्स्ट। सर आपको कैसे पता चला? ये बहुत बढ़िया। सर एनसीईआरटी की बुक में अकबर को महान बताया गया है। शिवम कुमार सिंह जी मेरे सामने ऐसी बात ना करें, यही एनसीईआरटी की बुक है जिसने शहीद, आप एक बार आर्टिकल पढ़ना, रिसर्च करना, इन्होंने शहीद भगत सिंह को एक बार आतंकवादी लिख दिया था। आप इस एनसीईआरटी पर विश्वास करते हैं? एनसीईआरटी सर जो आपके हमारे गौरव शहीद भगत सिंह को आतंकवादी लिख चुकी है। आप जरा रिसर्च करें, आप लोग जानेंगे ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में अगर किसी को महान लिख दिया तो वो महान नहीं हो जाता। महान व्यक्ति अपने कर्मों से बनता है। चलो
बस मैं जो बता रहा हूं उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने का दम आपके अंदर है तो वो करना, और महसूस करोगे कि हाँ, इस भारत में इस यूट्यूब जैसी दुनिया पर कोई व्यक्ति अध्यापक खड़ा हुआ जिसने आपको सच बताया, तब कहना। ठीक है जी। ये भी पढ़ना जो मैं बता रहा हूं कि सरदार भगत सिंह जी को आतंकवादी लिखा था या नहीं लिखा था, बड़ा विवाद चला था भैया, बड़ा विवाद चला था, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया था। अब आते हैं माहम अनगा जो है, ये माहम अनगा जो अकबर की दूध पिलाने वाली माता थी, इसके पुत्र का नाम था अधम खां। ये चाहती थी एक दिन तो अकबर को मैं अपने कंट्रोल में लूंगी, और सारी शक्तियां किसके पास जाएंगी? अधम खां के पास जाएंगी, अधम खां के पास। लेकिन गड़बड़ हो गई। अदम खां को भी क्या हो गया? गुरूर हो गया अपने ऊपर कि मैं इस दरबार में चलने वाली जिस औरत का प्रभुत्व है, जिसकी इस दरबार में चलती है, मैं उसका बेटा हूं। और गड़बड़ क्या हो गई? एक तरफ तो अपने बेटे को पावर दे रही है, दूसरी तरफ अकबर को फंसाया स्त्रियों के जाल में। अकबर को सुंदर स्त्रियों की संगति में छोड़ दिया गया। अकबर स्त्रियों के बीच में रहता। अकबर को एक समझो कि कुछ समय के लिए तो अंधा कर दिया गया, राज दरबार से उसका ध्यान बिल्कुल हट गया, बिल्कुल हट गया। अब देखेंगे ध्यान से, देखो ध्यान से क्या बोलेंगे। जीजी अनगा का पुत्र, जीजी अनगा का पुत्र, एक दूसरी और दाहिमा थी जीजी अनगा, इसका भी पुत्र है मिर्जा अजीज कोका। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अकबर का दूध मुआ भाई किसको कहा गया है? अकबर के साथ पला बढ़ा, अकबर के साथ पला बढ़ा, क्या नाम है? मिर्जा अजीज कोका। और इसी को खान ए आजम क्या है? इसकी उपाधि है जो अकबर ने दी थी। यह उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। एक बार थम्स अप कर दे भैया, नोट करते रहते हैं ना आप लोग चीजों को। तो इस अदम खां का इतना साहस बढ़ जाता है, और साल 1562 की बात है, 1562 में इसकी मौत हो गई थी। क्यों हुई थी मौत? इसका साहस इतना बढ़ गया, अकबर का तो कोई ध्यान ही नहीं था दरबार पर। ये तलवार लेकर के सोते अकबर को मारने पहुंच गया, नंगी तलवार लेकर के। बोला आज अकबर की हत्या आदम खां करेगा। अकबर की जान बच गई, अंगरक्षकों ने जान बचा ली अकबर की। इसको किले की दरबार से हाथ पैर टांग करके लटका दिया गया और नीचे फेंक दिया गया। बोले अदम खां को मुक्ति दे दो। अदम खां की मौत हो गई। सर जी एनसीईआरटी वालों ने चेंज किया उनका नाम आतंकवादी। एनसीईआरटी वालों की क्या औकात है भाई? एनसीईआरटी वालों की औकात है कि वो भगत सिंह को आतंकवादी लिख सकें? अभी इतनी औकात नहीं है किसी की भी, इस देश में नहीं है। कोई कहेगा तो उसकी गर्दन भी उड़ा दी जाएगी। एनसीईआरटी क्यों नहीं बदलाव करती? अपनी गलतियों को सुधारना होगा, सुधारी उन्होंने तुरंत, क्यों नहीं सुधारेंगे? न जाने कितनी गलतियां एनसीईआरटी में। आप एनसीईआरटी पहले पढ़े तो सही, विवरण करें, रिसर्च करें, तब आपको पता चलेगा एनसीईआरटी में तो भैया बहुत गलतियां हैं। चलो नेक्स्ट है, चलो कोई दिक्कत। यहां देखेंगे मक्का जाते समय बैरम खां तो चल दिया, बोले भी तुम्हें मक्का जाना है। बैरम खां मक्का जाते समय बैरम खां की हत्या किसने कर दी? मुबारक खां ने कर दी। किस जगह पर की थी? पाटन गुजरात में। पाटन गुजरात में इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, किसने की थी? मुबारक खां ने। मुबारक खां कौन है जी? मुबारक खां ने बदला लिया अपने पिता की हत्या का, क्योंकि इसके पिता की हत्या बैरम खां ने की थी मच्छीवाड़ा के युद्ध में। हुमायूं के साथ जब मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खां आ रहा था, तब इसका पिता उस युद्ध में लड़ा था मुबारक खां, और मुबारक खां की हत्या कर दी गई। यानी अफगान है ये। कौन है ये? अफगान है। अफगानों से ही तो लड़ा था मच्छीवाड़ा का युद्ध, हत्या कर दी गई। ठीक है। इसके बाद बैरम खां की पत्नी, समझना, बैरम खां की जो पत्नी है, मतलब इसको अकबर को एक पुत्र की तरह रखा बैरम खां ने, एक पुत्र की तरह। और ये अकबर पता है क्या कहता है? अकबर कहता है कि अब सलीमा बेगम की इज्जत नहीं रहेगी, क्योंकि इनके इनके जो पति है उनको निकाल दिया गया है, तो इनको अब मैं सम्मान दिलाने के लिए इनसे शादी करूंगा। इसके बाद बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से अकबर ने शादी कर ली, मतलब इसकी मां समान थी, उससे अकबर ने शादी कर ली। और उसके पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना,
ज्यादा बड़ा नहीं था। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चलो, स्वाति सिंह गुजर कह रही हैं ये बहुत गलत बात है, एनसीईआरटी में कभी भी भगत सिंह को आतंकवादी नहीं कहा है कुछ भी। देख रहे हो तुम बच्चों को? इसका बच्चे से मैं बात करना चाहूंगा, इनका कांटेक्ट लेना। बताओ यार, एक एक अध्यापक इनके सामने है, एक अध्यापक इनसे इस बात को समझा रहा है कि आप लोग इस पर रिसर्च करना। तो एक बच्चा मेरे सामने, एक ये गुड़िया लिख रही है, स्वाति सिंह मेरे सामने लिख रही है ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। अगर प्यारे बच्चे मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, आप इतनी बड़ी इतिहासकार हैं तो फिर आप इतिहास की क्लास लेने क्यों आई हैं? अगर आप इतनी गूढ़ जानकारी रखती हैं तो फिर तो आपको क्लास की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलो, यहां ध्यान से देखो बच्चे, रिसर्च करना तब कहना, आप पाएंगे कि आप गलत हैं। चलो, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहता मैं गलत नहीं हो सकता, कई जगह मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे प्लीज बताना कि मैं यहां गलत हूं। ऐसा नहीं, कुछ भी बोल के मत बताना, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं सारे, तो आप भी ऐसी फैक्चुअल बातें करें हाँ या नहीं। अब मैं तुमसे बोल दूं ऐसे कि भाई अकबर नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ, तो ये कोई बात हुई? ठीक है, ध्यान से देना। और धीरे धीरे भारत सरकार ये प्रयास करेगी कि मुगलों को भारत के सिलेबस से भी हटाया जाएगा। आप लोग ये चीजें बहुत जल्दी देखेंगे। ठीक है। उसके पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना को पुत्र का दर्जा दिया। खाने खाना इसका एक टाइटल है। खाने खाना क्या है? ये टाइटल है। ठीक है। कपिल ढाका जी कह रहे हैं सर ये तो न्यूज में भी खूब चला था। हाँ, बहुत प्रचलित किस्सा है कि ये आपका एनसीईआरटी ने ऐसे इतना मतलब क्यों कर दिया, बड़ा विवाद हुआ था इस चीज पर। ठीक है। चलो भाई, अब हत्या हो गई किसकी? किसकी हत्या हो गई? बैरम खां की। अब बैरम खां तो प्रमुख व्यक्ति था दरबार में, तो कहते हैं कि बैरम खां की मौत के बाद में अकबर के दरबार में एक स्थिरता रही, जिसमें बहुत जल्दी जल्दी 4 प्रधानमंत्री बने, जिनमें से 2 के नाम मैंने आपके सामने रखे हैं जो बहुत प्रमुख व्यक्ति रहे थे। ठीक है। चलो, 2 प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, इसमें माहम अनगा खुद बन गई प्रधानमंत्री। ठीक है। और दूसरे हो गए सिहाबुद्दीन। दूसरा कौन बना? दूसरा कौन बना? एक महामनगा, और दूसरा कौन बना? दूसरा बना सुहाबुद्दीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। यहां सबसे महत्वपूर्ण आपको एक बात याद रखनी है कि शक्ति किसके हाथ में आ गई? माहम अनगा के हाथ में आ गई। चलो, अब यहां आता है अकबर का जीवन। 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक तो अकबर के जीवन के बारे में, और फिर एक अकबर के विजय अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चलो, 1560 से 1562, 1560 से 1562 पेटीकोट शासन या स्त्रीण शासन या पर्दा शासन या हरमदल इसको कहते हैं। जब अकबर कहां रहा? अकबर को महामनगा ने कहां बिजी कर दिया? सुंदर स्त्रियों के बीच में बिजी कर दिया। उसी को कहा गया पेटीकोट, यानी इस समय स्त्रियों की चल रही थी। दरबार में किसका बोलबाला था? स्त्रियों का बोलबाला था। स्त्रीण शासन महामनगा हो गई, और अकबर के करीब जो स्त्रियां थी। ठीक है। चलो, पेटीकोट शासन। और तुम्हें पता है, तुम लोग भारतीय, तुम सिर्फ बोलते हो कि हम इंडियंस, तुम में से पता बहुत सारे लोग कैसे हैं जिनको अभी यही पता नहीं है कि भारत से प्रेम या देश से प्रेम क्या हो सकता है। उन अंग्रेजों से पूछो, उन अंग्रेजों से पूछो जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी अपने यहां पढ़ाया। उन अंग्रेजों से पूछो जिन्होंने भगत सिंह को अपने यहां अपनी हिस्ट्री में आतंकवादी पढ़ाया। और आप लोग क्या पढ़ते हो? आप लोग बोलते लॉर्ड, तो बोलते हो खुशीदा जी कौन था? लॉर्ड बेंटिंग। भारत के टीचर बोल रहे हैं अपने मुंह से लॉर्ड बेंटिंग, इन्हें शर्म नहीं आती। बच्चे बोल रहे हैं तुम खाक, तुम देशभक्त हो, तुम्हें देश से खाक प्यार है? तुम्हें घंटा प्यार नहीं है देश से। तुम सिर्फ जाओगे, नौकरी करोगे, रिश्वत लोगे, अपने पेट भरोगे, और तुम्हें कोई मतलब नहीं है देश से। तुम्हें सिर्फ मतलब है खुद से। तुम में से बहुत सारे लोग स्वार्थी हैं, और जो ये देशभक्त है ना, जितने भी तुम में से देशभक्त होंगे इसी क्लास में, उनका खून खोलता है। एक छोटी सी बात पर उनका खून खोलता है कि ये मेरे देश की बात है, मेरे गौरव की बात है। आप देशभक्त कि ना जाने कैसे देशभक्त हैं, अगर नहीं हो तो आपको होना चाहिए। बी पैट्राइट, बनो। किसी ने कहा ना, भूमि नहीं है ये भावना है। जमीन नहीं है ये जमीन नहीं है दोस्त। चलो, अकबर 1562 में क्या होता है? अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1562 में अकबर को हरमदल से मुक्ति मिल जाती है, अकबर की आंख खुलती है, अकबर को यह समझ में आता है, अकबर को यह समझ में आता है कि भैया भैया तू गलत कर रहा है, महम अनगा जैसे लोग ठीक नहीं है। क्यों जी 1562 में ही क्यों आंख खुल गई? क्योंकि अदम खां को जब मारा गया तभी उसी वियोग में, उसी में तड़प तड़प के आपका माहम अनगा को जैसे ही पता चला कि तेरे पुत्र को मार दिया गया है, उसकी भी मौत 1562 में हो गई थी, तो बोलते हैं माहम अनगा से पीछा छुड़ा तो भैया सारी चीजों से पीछा छुटा। ठीक है। 1562 में बाल विवाह, 1562 में बाल विवाह, ठीक है। 1562 में बाल विवाह, दास प्रथा और सती प्रथा पर इसने काम किया, पहली बार, खत्म नहीं किया, इसने सोचा और इस काम को इसने शुरू किया था। अब अकबर के सामने यहीं पर किया था भैया इसने 1562 में, वही मालवा का अभियान, तुम पढ़ना, मैं बताऊंगा आपको खुद ही सही समय। इसके बाद में कहते हैं कि अकबर ने देखा कि अब सारी चीजें संपन्न हो चुकी हैं, अब अपनी इमेज बनाने का नंबर है, अब इमेज बनाते हैं। तो इमेज बनाने में क्या किया, बाल विवाह पर इसने रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किए कि बाल विवाह नहीं होने चाहिए। खुद ने 9 साल की में कर लिया। अब आप कहोगे जी इसको तो समझ हो गई थी, लेकिन इसके बाद में इसके बेटे ने भी, उसके बेटे ने भी, सबके कम उम्र में ही शादी हुई। सती प्रथा को खत्म किया। 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर, जो हिंदू जाते थे तीर्थ यात्री, उन पर जो टैक्स लगता था उसको इसने खत्म कर दिया, तीर्थ यात्रा कर को इसने खत्म कर दिया। 1564 में जो जजिया कर था, उस जजिया कर को इसने खत्म कर दिया। और यहां पर चर्चाएं शुरू हुई फिर अकबर की, कि अकबर तो अच्छा आदमी है, कि अकबर तो अच्छा आदमी है। अकबर के खिलाफ पहला विद्रोह किसने किया? इसी वर्ष किया था उजबेग ने, यह भी याद रख लेना। यह मैं अकबर के विद्रोहों में आपको पढ़ाऊंगा। अकबर के खिलाफ पहला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1564 में ही हुआ था। कौन थे ये उजबेग? ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। 1575 में इबादत खाने का निर्माण किया इसने। यहां से बताऊंगा मैं, अकबर इतना चालाक शासक। 1575 में इसने इबादत खाना बनाया। इबादत खाना मतलब यहां पर चर्चा होती थी। कब होती थी चर्चा? बृहस्पतिवार को, थर्सडे को चर्चा करता था। और भैया ये यहां हर धर्म के व्यक्ति को बुलाता था, क्योंकि खुद तो पढ़ा हुआ नहीं था, इसको खुद सबसे सुनना था। भाई आपके हिंदुओं के पास ज्ञान का क्या रिसोर्स है? जैन लोगों से बोलता था भाई आपके पास ज्ञान का महावीर स्वामी ने तुम्हें क्या रिसोर्स दिया है? ईसाइयों से पूछता था कि भाई तुम्हारे बाइबल में क्या है ज्ञान, कैसा ज्ञान है? पारसी लोगों को बुलाया इसने, सब धर्म के लोगों को इसने बुलाया, सबको बुलाता गया और चर्चा होती थी बृहस्पतिवार को। 1575 में इबादत खाने का निर्माण हुआ था। यहां नोट करना, सभी के लिए द्वार, सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लिए इसे 1578 में खोला गया। सभी धर्मों के लिए इसे 1578 में खोला गया, ये बात नोट कर लेना। सभी धर्मों के लिए इसे 1578 में खोला गया, ठीक है जी। चर्चा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जैन लोग कौन आए थे? शांति चंद्र आए थे, भानुचंद्र आए थे, विजय सेन सूरी आए थे और हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी के ब्रैकेट में लिखना जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर ने कहा था कि गुरुजी तुम सबसे इंटेलिजेंट हो, अब तक जितने भी लोग यहाँ आए हैं, तुम दुनिया के गुरु हो। जगत गुरु की उपाधि दी इनको? हरि विजय सूरी को। किसको? हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसको दी थी? हरि विजय सूरी को। हरि विजय सूरी को दी थी, ठीक है। तो एक तो जैन धर्म से हो गए, कौन हो गए? जैन धर्म से हो गए, ठीक है। चलो भाई, सर इबादत का क्या मतलब होता? इबादत का मतलब होता प्यारे बच्चे पूजा, वर्शिप, प्रार्थना, आराधना। ध्यान से देखो। फिर यहां पर ईसाई आया आपका मोना सिरेट, ये एक ही नाम है, इकट्ठा लिख लेना इसको, मोना सिरेट और रुडोल्फ अकावीवा। क्या बोलोगे? रुडोल्फ अकावीवा, ये भी नोट करना, रुडोल्फ अकावीवा।
ईसाई धर्म के लोग कौन आए थे यहाँ पर चर्चा करने के लिए? विद्वान लोग हैं। मोनासिरेट था आपका, मोनासिरेट बोलो या मॉन्सरेट भी आप कह सकते हैं, इसका पूरा नाम था, जिनको पूरा नाम लिखना हो, एंटोनी मॉन्सरेट इसका नाम है, जिसको मोनासिरेट भी हम बोलते हैं, एंटोनी मॉन्सरेट। ठीक है। हिंदुओं में कौन लोग गए थे? पुरुषोत्तम दास और एक व्यक्ति देवी। पुरुषोत्तम दास और एक व्यक्ति अलग कौन है? देवी। जजिया क्या है सर? परमजीत दहिया जी, मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूं दोस्त, आप लोग वहां पढ़िए क्या है आपका जजिया, ये कॉन्सेप्ट सारा मैं आपको बता चुका हूं। आप शायद नए हैं और बीच में से क्लास देख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? ये हो गए आपके। साथ में लिखना, एक पारसी भी आए थे। कौन आए थे? एक पारसी भी आए थे जिसका नाम है दस्तूर जी राणा। ये सब अकबर ने बुला करके भेजे थे, दस्तूर जी राणा। और अकबर जब इनसे चर्चा करता था ना, इनकी बातें इनसे ले लेता, सबसे ज्ञान की बातें। कहता अच्छा जी, जैन धर्म इतना अच्छा है, अरे यार मुझे जैन धर्म अपना लेना चाहिए। तो ये जैन लोगों में जाकर के प्रचार होता, अकबर शीघ्र ही जैन धर्म को मानने वाला है। ईसाई लोगों से चर्चा करता, अच्छा जी आप लोगों में ईसाइयत में इतना ज्ञान है, मुझे तो ईसाई बन जाना चाहिए। ये लोग प्रचार करते, ये लोग प्रचार करते। हिंदू, पुरुषोत्तम दास और देवी बोला हिंदू बनेंगे, तो लोगों को लगा कि अकबर बहुत जल्दी हिंदू बन जाएगा। इसने सबका मूर्ख बनाया, सबका मूर्ख बनाया। और पारसी लोग आए, दस्तूर जी राणा। तो आप जानते हैं दस्तूर जी राणा सूर्य नमस्कार जो योग में होता है, अकबर ने इनसे सूर्य नमस्कार सीखा था। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी का ही, सूर्य नमस्कार सीखा कि अकबर ने सूर्य नमस्कार किससे सीखा था? और ये पीसीएस यूपी पीसीएस 2013 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सीसेट यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि अकबर ने सूर्य नमस्कार किससे सीखा था। तो कौन? इसके दरबार में जो पारसी व्यक्ति आया, कौन? दस्तूर जी राणा, वहां से सीखा था। ठीक है जी, कोई दिक्कत इस बात में? कोई दिक्कत मेरे दोस्त? बोलेंगे इतनी बात क्लियर, नोट कर चुके, आराम से नोट करेंगे। तो यहां से क्या बनते हैं? बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं ऐसे, दातीज। 1562 दा से दास प्रथा, और 1563 तीर्थकर, और जैसे जजिया। 62, 63, 64 दातीज। क्या बोलेंगे? 1562, 63, 64 दातीज, दास प्रथा, तीर्थकर और ये तीन इसने हटाए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया कपिल कुमार जी, बहुत गजब। ठीक है जी। तो अकबर क्या कर रहा है भैया? ज्ञान को इकट्ठा कर रहा है, सब लोगों से डिस्कशन कर रहा है, सब धर्म में क्या पहुंच रहा है? अपनी इमेज पहुंचा रहा है। अच्छा ये कर क्यों रहा था ये सब? दरअसल में अकबर एक नए धर्म को बनाना चाह रहा था जिसका नाम था दीन ए इलाही। इसीलिए सब विद्वानों से मिल रहा था और सबकी सलाह ले रहा था, किसके पास क्या है, सुन रहा था ध्यान से। और क्या बनाना था उसको? टारगेट था उसका दीन ए इलाही को स्थापित करना। इन सब के मिश्रण से मैं पहुंचाऊंगा, क्या बनाऊंगा? नया, एक नया धर्म बनाऊंगा। ना आपका मुसलमान होगा, ना हिंदू होगा, ना जैन होंगे, ना आपके सिख होंगे, ना कोई होंगे। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? आपका दीन इलाही होगा। ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट, 1579, 1579 मजहर की घोषणा इसने करी। और मजहर क्या होता था? मजहर क्या होता था? मजहर का मतलब था, अकबर ने कहा किसी भी धर्म के मामले में कोई चीज कहीं फंसी कि ये धर्म तो ऐसे कहता है, वो धर्म तो ऐसे कहता है, कोई ऐसे नहीं लड़ेगा कि ये शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है, उस शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, कोई नहीं लड़ेगा। जो अकबर ने कह दिया वो सबसे ऊपर है, वो किसी शास्त्र से, किसी धर्म के विधान से ऊपर है। तो क्या बोले? मजहर की घोषणा हुई और कहा गया सम्राट का आदेश सबसे ऊपर होगा। क्या बोलोगे? सम्राट का जो आदेश है वो सबसे ऊपर होगा। 1582 में, याद रख लेना, अकबर ने एक प्रथा शुरू की थी, दहसाला प्रथा। दहसाला प्रथा, और दहसाला प्रथा टोडरमल द्वारा शुरू की गई थी। टोडरमल जो अकबर के 9 रत्नों में से एक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त बोले या राजस्व मंत्री बोले, और पिछली ही बार दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया है, वित्त या राजस्व मंत्री ये था कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। ठीक है,
कोई दिक्कत? ध्यान से देख लेना। तो क्या बोलेंगे, 1562 दहसाला प्रथा टोडरमल द्वारा शुरू करवाई गई। ठीक है। और क्या बोलेंगे, यहां पर जाते जाते लगभग अकबर, बोलेंगे ना, यहां पर जाते जाते अकबर के अंदर कुछ बदलाव आए। जब अकबर अपने शासन में थोड़ा क्या हुआ, थोड़ा एमिएबल हुआ, थोड़ा दोस्ताना हुआ। ठीक है। लेकिन अपने राज्य के लिए इसने संघर्ष बराबर किया। ध्यान से देखना। तो याद रख लेना, दीन इलाही में पढ़ाऊंगा आपको। देखो सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूं। दीन इलाही महाराणा प्रताप जी हो गए। दीन इलाही में आपको बताऊंगा, ये रहा दीन इलाही। तो यहां दीन इलाही के बारे में बताऊंगा, वेट किया करो, हमेशा सब कुछ आएगा। महाराणा प्रताप जी से जो संघर्ष हुआ वो भी क्या बोलेंगे, मजहर की घोषणा से पहले हुआ था, इबादत खाने की स्थापना के बाद में, जिसको हम हल्दी घाटी का युद्ध बोलते हैं। और इसी युद्ध का एक और नाम है, क्या बोलते हैं इसको हम, खमनौर का युद्ध बोलते हैं। खमनौर का युद्ध, खमनौर युद्ध। ये खमनौर युद्ध दरअसल में अबुल फजल ने कहा है, जो अकबर के समय का एक इतिहासकार है, जो अकबर नामा को लिखता है। इसने क्या लिखा था, अकबर नामा को लिखा था। यस सर, ये एसएससी जीडी मेरी शिफ्ट में भी था, टोडरमल वित्त मंत्री। हाँ, बहुत पूछा जाता है। चलो देखेंगे ध्यान से। तो महाराणा प्रताप जी के नेतृत्व में कौन थे, हकीम खां। कौन व्यक्ति, किस व्यक्ति ने महाराणा प्रताप जी की तरफ से नेतृत्व किया था, हकीम खां। और एक व्यक्ति लिखना इसमें, मन्नाजी झाला। मन्नाजी झाला, ये अकबर की तरफ से लोग हैं। राणा पूजा सोलंकी थे। और कौन थे आपके, भामा शाह। कहते हैं कि सेठ दुनिया में बहुत हुए, इस भारत में बहुत सेठ हुए। उन सेठों ने सिर्फ अपनी जेबें भरनी चाहिए, चाहे वो बंगाल के जगत सेठ हो, चाहे वो बंगाल का अमीर सेठ हो। उन लोगों ने बंगाल के खुद के नवाबों से गद्दारी करके वो अंग्रेजों से मिल गए, सेठ लोग बिक गए। लेकिन इस हिंदुस्तान में एक सेठ हुआ, इस हिंदुस्तान में एक सेठ हुआ जो हमारे लिए सबसे गौरव की जगह है, और गौरव करने लायक नाम है भामा शाह। बोले मेरी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप जी के लिए है कि वो अकबर के खिलाफ संघर्ष करें। ये लोग आपके याद करने के लोग हैं। राणा पूजा सोलंकी, इसको हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा है, खमनौर का युद्ध कहा है। ये कहां से हुआ, 18 जून 1576 को हुआ था। 18 जून 1576, क्योंकि हल्दी घाटी के पास में ही जगह है खमनौर। तो अबुल फजल लिखता है कि शायद ये युद्ध हल्दी घाटी में ना होकर के ये खमनौर जगह पर हुआ था, खमनौर जगह पर हुआ था। ठीक है। अकबर की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, अकबर का सेनापति था यहां पर मानसिंह और आसफ खां। मानसिंह कैसे आ गया, ये मैं आपको बताऊंगा। कि आमेर जो मिल गया था 1562 में, जिस आमेर ने बिना किसी संघर्ष के अकबर के सामने घुटने टिका दिए थे। ठीक है। तो वही आमेर से थे मानसिंह, जिसको क्या मिला कि घुटने टिकाने के बदले में, क्या बोलेंगे, क्या झुकने के बदले में क्या मिला इनको मिला झुकने के बदले में अकबर के यहां सम्मान। और इनके भी कारण थे, ये ऐसे ही नहीं मिल गए, ये भी अपने पड़ोसी राज्यों से अपनी सिक्योरिटी के लिए अकबर से मिले, सुरक्षा कारणों के चलते हुए। यहां ध्यान से देखना। लेकिन इस भारत की धरती में एक वीर हुए महाराणा प्रताप जिन्होंने कहा कि इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है, इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस भारतीय भावना को झुका सके, इस राजपुताना को झुका सके। तो महाराणा प्रताप, यहां क्या बोला मैंने, मन्नाजी झाला, कभी मत भूलना इनको। क्योंकि इस युद्ध में जब ये लोग महाराणा प्रताप को टारगेट करने लग गए थे, इनके मुकुट को टारगेट करने लग गए थे, तो महाराणा प्रताप का जो मुकुट था, महाराणा प्रताप जी का जो मुकुट था, वो किसने पहन लिया था, मन्नाजी झाला ने पहन लिया था। और वीर गति को प्राप्त हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे कौन, मन्नाजी झाला। अब समझना ध्यान से। तो इतनी बात समझ में आई। हल्दी घाटी के युद्ध में क्या बोलते हैं भैया, ए निर्णायक सा, लेकिन पक्ष किसके में गया, पक्ष गया अकबर के। तो अकबर इसको जीता। ठीक है, कोई दिक्कत? सर भामाशाह ट्रस्ट इन्हीं के नाम पर है? जी हाँ, इन्हीं के नाम। कोई दिक्कत? तो बेटा एक बार नमन करो, हाथ जोड़ो कि इस भारत की भूमि पर हम लोग के पास कुछ बोलते हैं ना कि कुछ है हमारे पास,
और जो कुछ हमारे पास है उसी हमारे घमंड, उसी हमारे गर्व के लिए ये लोग हैं जिनके ऊपर हम गर्व करते हैं। नाम महाराणा प्रताप जी 1540 से 1597। मैंने आपको पहले ही बताया था। अब राणा सांगा जी के बारे में, राणा सांगा के पोते हैं। तो ध्यान से देखना, इनकी माता का नाम याद रख लेना जयंतीबाई है। पिता का नाम क्या था इनके का? उदय सिंह था। और ये कौन थे? राणा सांगा। और उनकी पत्नी कौन थी? कर्णावती, महारानी कर्णावती के बारे में मैंने आपको बताया कि जब बहादुर शाह आक्रमण करने वाला था गुजरात का, तो उन्होंने हुमायूं के पास राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं ने कोई मदद नहीं भेजी। वही रानी कर्णावती के ये पोते हैं। कौन से वंश से संबंध रखते थे? सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। कुंभलगढ़ का किला क्या बोलते हैं? जन्म स्थान इनका कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ का किला कोई ऐसा छोटा मोटा किला नहीं है। चीन की दीवार के बाद में, चीन की दीवार के बाद में सबसे लंबी प्राचीर इस दुनिया में अगर किसी की मानी गई है तो वो कुंभलगढ़ के किले की मानी गई है। इतना मजबूत किला। अपने लोग अगर सब लड़ते ना एक साथ, तो किसी ऐसी विदेशी ताकत की औकात नहीं थी कि भारत में एंटर कर जाते। नहीं, संभव ही नहीं था। अब देखो लोग, मतलब ये कौन लोग हैं जिनकी मदद से अजमल कसाब देश में, मुंबई में आकर के आक्रमण कर देता है? कोई तो है ना। क्या हवा से आ गया क्या? नहीं, समुद्र के रास्ते आया तो कुछ तो कारण रहे होंगे कि अंदर तक पहुंच गया। ये कौन लोग हैं? तो अगर कहते ना कि सब लोग, प्लीज, देश सबसे पहले है, सबसे पहले। जन्म स्थान कुंभलगढ़। इनके घोड़े का नाम है भैया चेतक। बड़ा रोचक किस्सा है। चेतक घोड़े का रंग क्या आप बता सकते हो? चेतक जो घोड़ा था वो किस रंग का घोड़ा था? तो इनके भाई थे महाराणा प्रताप के शक्ति सिंह, जिनके बारे में एक बात चली कि वो बड़े इनसे जेलस फील करते थे, ईर्ष्या रखते थे। जो चीज इनको चाहिए पहले उनको चाहिए वो चीज। जैसे दो भाइयों के बीच में झगड़ा नहीं रहता, तो कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने चेतक को पहले ही नजर में पसंद कर लिया। तो वहां दो घोड़े थे, एक नीले रंग का घोड़ा, एक सफेद रंग का घोड़ा। अब इन्हें पता था कि मैं अपनी चॉइस की तरफ चलूंगा तो शक्ति सिंह इस चीज के लिए लड़ेंगे कि भैया ये घोड़ा मेरा होगा। तो इन्होंने ऐसे ही एक सफेद रंग का घोड़ा जो था उसकी तारीफ शुरू कर दी। शक्ति सिंह भाग के गया, नहीं ये घोड़ा मेरा है। बोले ले ले, मुझे तो दूसरा लेना था। तो नीले रंग का घोड़ा था, सुनहरा नहीं, सफेद नहीं, नीले रंग का घोड़ा था भैया, नीले रंग का घोड़ा। और ऐसे घोड़े मतलब कहते हैं कि बहुत ही कम, हल्के नीले रंग का घोड़ा था। हाथी है इनके, हाथी का नाम रामप्रसाद। और एक हाथी और था इनके पास, लूना। मतलब हाथी इनके पास काफी थे, घोड़े इनके पास बहुत थे। लगभग 3000 घोड़े महाराणा प्रताप जी के पास में थे। लगभग कहते हैं कि इनके पास 100 के करीब हाथी थे। लेकिन ये नाम क्यों विशेष है? क्योंकि अंत समय में महाराणा प्रताप जी की जान जो बचाई वो चेतक घोड़े ने 26 फीट के नाले को कूद करके बचाई। कहते हैं मन की गति से चलने लग गया था महाराणा प्रताप की। राणा ने सोचा इस पार, चेतक था उस पार। बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं कि ये बात आप जानते हैं कि मनुष्य से ज्यादा प्यार जानवर करने लग जाता है, उसमें भावनाएं ज्यादा होती हैं, कोई भी जानवर। तो महाराणा प्रताप को इसलिए चेतक का नाम जोड़ा जाता है। और महाराणा प्रताप के हाथ में, आपको इनके हाथ में जो भाला दिख रहा है ना, ऐसा मैसा भाला नहीं है भैया। 2 मन का भाला, 80 कुंटल का भाला, 80 कुंटल का भाला, ऐसे 40 किलो की ढाल और 40 किलो की तलवार। बैलेंस देख रहे हो? 80 केजी, 80 केजी, 40 किलो तलवार, 1 मन की तलवार, 1 मन की ढाल, और एक तरफ बैलेंस के लिए चेतक घोड़े पर 80-80 केजी दोनों बराबर, 10-10 किलो के जूते, 2 मन का कवच छाती पर और 10 किलो का मुकुट सिर पर। सोच करके देखो, समझ रहे हैं आप लोग? लगभग मतलब 2.25 क्विंटल ये वजन हो जाता। और ये सारी चीजें महाराणा प्रताप जी की आज भी हैं। चेतक इतने वजन को लेकर के चलता था, इतने वजन को लेकर के चेतक चलता है। और महाराणा प्रताप जी अपने, इतना वजन तो ठीक है 80 किलो का, कहते थे कि वे 4-4 सैनिकों को इस भाले में फंसा करके अपने एक हाथ से उठा लेते थे। अकबर 5.5 फीट का अकबर, महाराणा प्रताप जी 7.5 फीट के। कहते अकबर डरता था, अकबर को पता था बेटा किसी दिन अगर सामना हो गया ना गलती से, और महाराणा प्रताप जी ने एक तलवार अपनी मार दी, तो अकबर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। सामना ही नहीं किया कभी, और ही लोगों को भेजता रहा। लेकिन अकबर फैन हो जाएगा भैया।
अकबर फैन था। कहते महाराणा प्रताप जी की जब मृत्यु हुई 1597 में, अकबर जीवित था, अकबर की मौत 1605 में हुई है, तो अकबर रोया था। उसने कहा था हिंदुस्तान की भूमि पर बहुत कुछ देखा, समुंदर भी देखा, भूमि भी देखी, मरुस्थल भी देखा, लेकिन महाराणा प्रताप सा वीर नहीं देखा। खुद अकबर रोया है। क्यों? कारण है, क्योंकि देखना ध्यान से, ये तो आपका परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें हैं। 1582 में तो जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसके बाद में महाराणा प्रताप जी को कहते हैं कि घास की रोटियां खानी पड़ी। बहुत सारे लोग जो विश्वास पात्र लोग थे इनके साथ में थे, किसी राजा महाराजा ने इनका साथ नहीं दिया। तो कहते हैं जो भील लोग थे, जो जनजाति थी राजस्थान की भील, उन भीलों ने साथ दिया महाराणा प्रताप जी का। बोले महाराणा जी लड़ेंगे, और कहते हैं संघर्ष करते करते अपना सब कुछ वापस इन्होंने जीता था। 1582 तक संघर्ष किया, और 1582 में दिवेर का युद्ध, जिसको मेवाड़ का मैराथन बोलते हैं, उसके द्वारा इन्होंने अपने बहुत सारे किलों को जो मुगलों ने जीत लिए थे वापस पा लिया था। सर कुंभलगढ़ का किला अब भी है? बिल्कुल है, आप जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां इंपॉर्टेंट बात है, रामप्रसाद की बात सुनना आप लोग ध्यान से। ये रामप्रसाद कौन है? हल्दी घाटी के युद्ध में रामप्रसाद ऐसे नहीं लड़ता था। रामप्रसाद ऐसे नहीं लड़ता था, तो एक किताब लिखी गई है, मैं आपको बताऊं, मुतखब, और हमने नहीं लिखी है, क्या बोलोगे? मुतकब उल तवारिख, मुतवक उल तवारिख एक पुस्तक लिखी गई है, जो किसने लिखी है? बदायूनी ने लिखी है। किसने? बदायूनी ने लिखी है। सोचो, घटाकर ही लिखा होगा। तो बदायूनी ने लिखा है, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया कि कोई हाथी बिना महावत के लड़ रहा हो। महावत मतलब हाथी के ऊपर बैठा हुआ एक व्यक्ति जो हाथी को ऑपरेट करता है। एक हाथी अकेले युद्ध में लड़ रहा है, जिसकी सूंड पर क्या एक तलवार बंधी हुई है, और उसने तमाम हाथियों को काट डाला। अकबर के हल्दी घाटी के युद्ध में 13 हाथियों को अकेले मार गिराया। किसने? रामप्रसाद ने। कहते चारों तरफ भगदड़ मच गई, और आपका मानसिंह को योजना बनानी पड़ी। बहुत सारे हाथियों को, सिर्फ सभी हाथियों को किसके लिए लगा दिया गया? रामप्रसाद को। सारी सेना रामप्रसाद पर टूट पड़ी। रामप्रसाद को घायल करके मूर्छित अवस्था में, क्या बोलते हैं, ले जाया गया। ले गए इसको, 18 दिन तक कैद में रखा। 3 दिन तक तो तरबूज, गन्ने सब कुछ भिजवाया, लेकिन रामप्रसाद को समझ में आया कि भैया तू कैद में है, तू कैद में है, और ये महाराणा जी की जगह नहीं है, किसी और की जगह तू आ गया। तो अकबर ने पूछा इस हाथी ने कुछ खाया या नहीं खाया? तो उन्होंने कहा नहीं, हाथी कुछ नहीं खा रहा है। तो बोले इसकी पसंदीदा चीजें लेकर के आओ। सब कुछ लेकर के आया गया जो एक हाथी को पसंद था, लेकिन नहीं खाया। बोले ऐसे नहीं खाएगा, जबरदस्ती खिलाओ। 15 दिन तक हाथी पर अत्याचार किया गया, मारा गया, पीटा गया कि कुछ खाएगा। हाथी ने 18वें दिन अपनी जान दे दी। तो अकबर बैठ गया। अकबर बैठ गया वहीं भूमि पर, कहा कि जिसके हाथी को मैं ना झुका पाया, उस महाराणा को मैं क्या झुका पाऊंगा। ये होती है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तुम कैसे लोग हो रे? एक हाथी को अकबर नहीं झुका पाया। ध्यान से देखना, महाराणा प्रताप असली रूप है। देख सकते हैं इतना विशाल शरीर इनका वास्तव में था। ठीक है जी, नेक्स्ट। तो कल हम लोग शुरू करेंगे यहां से अकबर की और बाकी प्रथाएं, अकबर के विजय अभियान कैसे थे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे अकबर के विजय अभियान चले, कैसे आमेर को इसमें मिलाया, कैसे जोधा भाई से शादी हुई, क्या चीजें थी, क्या कारण थे कि ऐसी स्थिति क्यों हुई। तो अपना ख्याल रखिए। बहुत सारा थैंक यू। प्राउड टू बी योर स्टूडेंट सर, प्राउड टू बी योर टीचर। मेरे दोस्त कहते हैं कि कोई भी अध्यापक महान तब बन पाता है जब छात्र माहौल तैयार करते हैं, और जब छात्र उसके फेवर में हो तो वो सब कुछ कर सकता है, और जिसके साथ छात्र शक्ति है उसके साथ सब कुछ है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको एनलाइटन करने का, आपको प्रकाश देने का काम हमारा है, वो हम पहुंचाएंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय